नमस्कार दोस्तों, मैं देवेंद्र कुमार आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन लिंक पर आपका स्वागत है। तो चलिए दोस्तों अपन शुरू करते हैं। आज का सेशन जो है दोस्तों वो है 8th क्लास यानी कि 8th क्लास का फर्स्ट चैप्टर। दोस्तों वैसे मैंने एक चीज नोटिस करी है दोस्तों कि हम जब भी क्लास 1 से लगाकर 7 तक पढ़ते हैं दोस्तों, मतलब मेरे कहने का मतलब जो एक क्लास में है, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी, सातवीं, हम दोस्तों इतनी अच्छे से मैथमेटिक्स नहीं पढ़ते हैं। और जब अपन डायरेक्टली सीधा अपन 8th क्लास में आते हैं और 8th क्लास अभी अपने चल रही है बोर्ड दोस्तों, तो फिर अपन 8th क्लास में सीधा आके मैथ्स पे इतना फोकस करते हैं कि सारी चीजें ऐसे समझ में आ जाए। तो ऐसे अपने को कोई इतना डीपली ऐसा कोई पढ़ाता नहीं है। लेकिन दोस्तों मैं यहाँ पे जो एक्सरसाइज स्टार्ट कर रहा हूँ 1.1, तो बच्चों मैं हर बेसिक चीज को लेते हुए फिर मैं शुरू करूंगा, ताकि आपको भले ही आपको छठी क्लास में अच्छी मैथ्स नहीं आती हो, भले ही आपने 7वीं क्लास में नहीं पढ़ा हो, लेकिन अगर आप सीधा 8वीं क्लास में पढ़ रहे हैं दोस्तों, तो आपको यूं अच्छे समझ में आएगा। लेकिन अगर कोई बच्चा ऐसा भी है जो 9th क्लास के अंदर है दोस्तों, अब इसने जस्ट 8 क्लास पास करी है, तो उसके लिए भी जरूरी है कि उसको 8th क्लास आनी चाहिए। तो ये वीडियो उसके लिए भी यूजफुल है। और जो बंदा जो जो बच्चा जो विद्यार्थी अगर अभी 8वीं क्लास में आया है जस्ट, तो उसको ये वीडियो देखनी चाहिए। क्योंकि बच्चों मैंने ये चीज नोटिस करी है कि हम जैसे छठी क्लास है, 7वीं क्लास है, इनमें मुझे पता है अपन इतने अच्छे से नहीं पढ़ते और अपने को एक मैथ्स का फोबिया भी है कि यार मैथ्स बहुत भारी पड़ती है। ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं पढ़ा रहा हूँ दोस्तों, आप इस वीडियो को पूरा देखें। आपको मैं बता रहा हूँ, इसकी गारंटी मेरी है, 100% गारंटी दोस्तों। आपको कभी मैथ्स से डर नहीं लगेगा और आपको उल्टा मैथ्स मैथ्स से थोड़ा सा आपको लगाव हो जाएगा, यानी कि अच्छे समझ में आने लग जाएगी। तो चलिए अपन शुरू करते हैं। एक्सरसाइज 1.1 पढ़ने से पहले इसका बेसिक नॉलेज, ताकि आपको जब 1.1 पढ़ो तो आपको ये लगे हाँ मुझे मैथमेटिक्स आती है। तो चलिए दोस्तों अपन शुरू करते हैं आज के सेशन को। सबसे पहला टॉपिक है इसका दोस्तों परिमेय संख्याएं। परिमेय संख्याएं पढ़ने से पहले दोस्तों कुछ इसके कुछ भाग हैं, जैसे प्राकृत संख्या है, पूर्ण संख्या है। तो इन संख्याओं को पढ़ना जरूरी है। और ये छोटी छोटी सी लाइनें हैं दोस्तों, अपन इसको अच्छे से पढ़ लेंगे। और वैसे मैं आपको इनको कहानी के जरिए बताऊंगा ताकि आपको याद हो जाएगी, और कहानी के बाद बताने कहानी से बताऊंगा दोस्तों तो आप कभी भूलोगे भी नहीं। तो चलिए अपन शुरू करते हैं आज का सेशन। तो सबसे पहले अपन देखते हैं सबसे पहली संख्या। देखो आपका ये जो फर्स्ट चैप्टर है ना दोस्तों, इसमें ये लिखा हुआ है, एक तो होती है प्राकृत संख्या होती है दोस्तों, एक होती है पूर्ण संख्या होती है दोस्तों, और एक होती है पूर्णांक संख्या। तो मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाऊंगा, और कहानी सुनते सुनते ही आपको ये सारी संख्याएं याद हो जाएगी। देखिए सबसे पहले देखते हैं अपन दोस्तों प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या किसे कहते हैं दोस्तों? तो सबसे पहले अपन एक छोटी सी कहानी सुनते हैं। देखो आज से हजारों साल पहले जो आदिवासी लोग थे ना दोस्तों, वो कहाँ रहते थे? जंगलों में रहते थे। कहाँ रहते थे दोस्तों? जंगलों में रहते थे। और जंगलों में क्या करते थे दोस्तों? वो शिकार करते थे। और शिकार करके किसका शिकार करते थे? जानवरों का शिकार करते थे। और रहते कहाँ थे वो दोस्तों? गुफाओं के अंदर रहते थे, इस तरह से। ठीक है दोस्तों, जैसे एक गुफा यहाँ पे बनी हुई है, एक गुफा यहाँ पे बनी हुई है, एक गुफा यहाँ पे बनी हुई है, इस तरह से। और ये सब मिलकर क्या करते थे दोस्तों? शिकार करते थे। जैसे मान लो आज 3-4 आदिवासी लोग शिकार करने गए, कुछ ये 4 हिरणों को पकड़ के ले गए, ये 2 खरगोश को पकड़ के ले आए, ये 5 खरगोश को पकड़ के ले आए। तो फिर ये जैसे लेके तो आ गए, लेकिन सारे के सारे एक दिन तो खाने से रहे। ये क्या करते दोस्तों, एक दिन जाते हैं शिकार करने जाते हैं और सारी चीजें लेके आते हैं, मतलब जितना भी शिकार कर लेते हैं, और फिर 4-5 दिन तक आराम से खाते हैं। तो जब ये लेके आते शिकार, तो जैसे आज इन्होंने 4 खरगोश पकड़ा, ठीक है दोस्तों, तो फिर इन्होंने जैसे मान लो 5 खरगोश पकड़े हैं, इन्होंने मान लो 4 हिरण पकड़े हैं, इस तरह से ऐसे ही। तो अब दोस्तों ये एक खा गया, तो फिर बचा कितना? तो फिर इनको दिमाग में आया यार कि अपने पास में जैसे 3 हिरण है, 4 हिरण है, अगर अपन मतलब इसको अगर लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे? तो उन्होंने क्या किया दोस्तों, एक कोयला उठाया और दीवार के ऊपर उन्होंने गिनती लिखनी शुरू की, जैसे 1 हिरण, 2 हिरण, 3 हिरण, ऐसा। अगर 4 हिरण होते तो कैसे लिखते दोस्तों? 4 इस तरह से लिखते हैं। तो यानी कि ये सारी चीजें प्रकृति को देखते हुए, यानी कि नेचुरल, यानी कि प्रकृति को देखते हुए, जैसे वो जिन जिन चीजों के बारे में लिख रहा है, वो भी प्रकृति से रिलेटेड है। और जिन चीजों से लिख रहा है जैसे कोयला वगैरह है, तो ये भी सारी प्रकृति से ही है दोस्तों। तो इन सबको देखते हुए जब इन्होंने संख्या बनाई, इसे अपन बोलते हैं प्राकृतिक संख्याएं। क्या बोलते हैं दोस्तों इसको? प्राकृतिक संख्याएं बोलते हैं। तो चलिए अपन इसको शुरू करते हैं। प्राकृतिक संख्या। तो दोस्तों प्राकृतिक संख्या शुरू कहां से होती है दोस्तों? प्राकृतिक संख्या शुरू होती है 1 से, यानी कि 1, 2, 3, 4, 5, 6, ऐसे चलते 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 जाए, और कहां तक जाए दोस्तों? अनंत तक। कहां तक चले जाए? अनंत तक, इस तरह से। तो इसे अपन बोलते हैं दोस्तों प्राकृतिक संख्या, यानी कि ऐसी संख्या है जो शुरू कहां से होती है दोस्तों? 1 से शुरू होती है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, इस तरह से। इन संख्याओं को क्या बोलते हैं अपन दोस्तों? प्राकृतिक संख्याएं बोलते हैं। और आपसे पूछ ले कि प्राकृतिक संख्याएं कहां से कहां तक होती है, तो आप सीधा लिखो दोस्तों, ऐसी संख्याएं जो 1 से शुरू होती है और अनंत तक चलती है। अनंत का मतलब क्या होता है दोस्तों? चलती ही जाती है, चलती ही जाती है, उसे अपन क्या बोलते हैं दोस्तों? प्राकृतिक संख्या है। तो आप मेरे हिसाब से समझ में आ गया होगा कि प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं, यानी कि जो प्रकृति को देखते हुए बनाई गई दोस्तों, उसे अपन बोलते हैं प्राकृतिक संख्या। फिर अपन लेते हैं दोस्तों पूर्ण संख्याएं। कौन सी संख्या लेते हैं दोस्तों? पूर्ण संख्या। आपने एक चीज नोटिस करी होगी दोस्तों, देखो हमने जो
ये जो ये इस तरह से संख्याएं लिखी हैं, इसमें कहीं आपको जीरो दिखा क्या दोस्तों? नहीं दिखा। तो मेरे कहने का मतलब ये कि अगर किसी दिन वो शिकार करने के लिए शिकारी गए होंगे, तो मान लो जैसे ये कोई जंगल है, बड़ा सा जंगल है, ठीक है दोस्तों, और ये शिकारी मान लो इन गुफाओं से निकले और ये शिकार करने गए मान लो, ठीक है दोस्तों, लेकिन यहाँ बहुत सारा जोर से बारिश हो रही थी, फिर क्या हुआ दोस्तों, इनको शिकार मिला ही नहीं, तो फिर ये वापस आ गए खुले हाथ, मतलब उनके हाथ में कुछ नहीं लगा और ये वापस आ गए। तो अब बताओ दोस्तों मुझे कि क्या इनके पास कुछ रहा क्या? नहीं, यानी कि अब वो दीवार पे लिखना चाहेंगे तो कैसे लिखेंगे? उन्होंने कोयला उठाया और दीवार पे लिखा जीरो इस तरह से, यानी कि उनको आज कुछ भी नहीं मिला, यानी कि हमको कुछ भी नहीं मिला, यानी कि अब वो दीवार पे लिख रहे हैं जीरो। तो फिर उन्होंने सोचा यार हमने एक दो तीन चार पाँच छह तो पहले से लिख दिया, लेकिन अब अपन इसको कैसे लिखेंगे? उन्होंने क्या कर दिया दोस्तों, जीरो लिख दिया कि इन संख्याओं में ये जो हमने प्राकृतिक संख्या, लेकिन दोस्तों इसमें क्या नहीं था, जीरो नहीं था। फिर उन्होंने क्या किया, इसको जीरो ऐड कर लिया। जैसे इन्होंने जीरो ऐड किया दोस्तों, तो ये संख्या पूरी हो गई, यानी कि संख्या क्या हो गई, पूर्ण हो गई, यानी कि ए जीरो, एक, दो, तीन, चार, पाँच, छह, इस तरह से चली जा रही और कहाँ तक जाएंगे दोस्तों, अनंत तक। यानी कि ऐसी संख्याएं जो जीरो से शुरू होती है और फिर अनंत तक चलती है। आप एक चीज नोटिस करो दोस्तों, इसको शॉर्ट में लिखना चाहूं तो कैसे लिखेंगे दोस्तों, ये तो मैंने लिखा दोस्तों जीरो, और फिर इसके अंदर मैं जोड़ दूं प्राकृत संख्याएं। क्या जोड़ दोस्तों, प्राकृत संख्या, इस तरह से, यानी कि जो प्राकृतिक संख्या है दोस्तों उसके अंदर आप जीरो जोड़ दो तो संख्या कौन सी बन जाती है दोस्तों, प्राकृत सॉरी पूर्ण संख्या बन जाती है। यहां तक समझ में आ गया क्या होगा दोस्तों? ठीक है दोस्तों, अब फिर अपन आगे चलते हैं। कौन सी संख्या दोस्तों, पूर्णांक संख्या। अब देखो दोस्तों, पूर्णांक संख्या कैसे कहते हैं, सबसे पहले अपन वो समझ लेते हैं। अब देखो जैसे मान लो ये आपके वापिस वही जंगल है और ये आपके वापिस वही गुफाएं हैं जो हमने पहले देखी थी। यहां से जैसे मान लो, ठीक है दोस्तों, अब क्या हुआ दोस्तों, जैसे मान लो ये इस गुफा वाला आदमी गया और सारा शिकार करके ये इसके गुफा में लेके गया, अब यहाँ जंगल के अंदर कोई शिकार बचा ही नहीं, ठीक है दोस्तों, ये दोनों गए तो इनके कुछ शिकार हाथी लगे, हाथी नहीं लगा, तो फिर इनको ये फिर शिकार कहाँ से लगेंगे, तो इन्होंने इस गुफा वाले से क्या करी, रिक्वेस्ट करी कि हमें कोई ना कोई शिकार उधार दो, यानी कोई हिरण उधार दो या कुछ खरगोश दो हमें, ताकि हमारे चार चार पांच दिन का गुजारा आराम से हो सके। तो फिर जब ये दो तीन यहाँ से खरगोश लेके आया, तो फिर इसने सोचा यार अपने पास जब कुछ नहीं होगा तो हम जीरो लिखेंगे, लेकिन हम किसी से उधार कोई चीज लेके आएंगे तो फिर उसको अपन कैसे लिखते हैं, तो उधार लेने के लिए जैसे दो हिरण लेके आ रहा है तो ये माइनस का दो लिखेगा, और अगर ये एक हिरण लेके आ रहा है तो ये माइनस का एक लिखेगा, यानी कि हम किसी से कोई भी चीज उधार लेते हैं तो उसके लिए अपन लिखते हैं दोस्तों माइनस, माइनस का लिखते हैं। और यहाँ देखो दोस्तों पूर्णांक, पूर्णांक का मतलब होता है दोस्तों, एक तो सारी की सारी नेगेटिव वाली संख्या, फिर इसके अंदर अपन बीच में लिखते हैं जीरो, फिर इसके अंदर अपन जोड़ते हैं दोस्तों प्लस, यानी कि मैं इसको ऐसे लिखूं, यानी कि ये अनंत से चली हुई आ रही है, जैसे माइनस का चार, माइनस का तीन, माइनस का दो, माइनस का एक, और फिर लिखते हैं अपन दोस्तों जीरो, फिर लिखेंगे अपन यहाँ पे एक, फिर लिखेंगे दो, फिर लिखेंगे तीन एंड चार, ऐसे चलते चलते अपन जाएंगे आराम से। यानी दोस्तों आप एक चीज नोटिस करो, ये तो है दोस्तों माइनस वाली संख्या है, और ये है दोस्तों जीरो, जीरो ना तो दोस्तों प्लस का होता है नहीं माइनस का होता है, और ये है दोस्तों प्लस वाली संख्याएं। आपसे पूछे कि पूर्णांक किसे कहते हैं, पूर्णांक के अंदर माइनस वाली भी आती है और प्लस वाली भी आती है, और बिना माइनस और प्लस वाली भी आती है, यानी कि अगर आप इसको शॉर्ट में लिखना चाहो ना दोस्तों, तो क्या लिखोगे, देखो इस तरह से, यहाँ आप लिखो माइनस वाली संख्या है पूरी पूरी, फिर इसमें आप क्या जोड़ दो दोस्तों, पूर्ण संख्याएं जोड़ दो, यानी इसके कौन संख्या जोड़ दो दोस्तों, पूर्ण, यानी कि हमने जो पहले संख्या पढ़ी ना दोस्तों, पहले देखो ये पूर्ण संख्या है दोस्तों, देखो इसमें जीरो है, एक से लगाकर अनंत तक संख्या है, इसके अंदर अगर दोस्तों मैं माइनस वाली संख्या जोड़ दूं, ये संख्या कौन सी बन जाती है, पूर्णांक संख्या बन जाती है। यानी कि अब आपसे पूछे पूर्णांक संख्या कैसे कहते हैं, तो आप अलग अलग बता सकते हो, यानी कि एक तो माइनस वाली, जीरो और प्लस वाली, ये सारी संख्या पूर्णांक है। अगर आप ऐसा नहीं कहो तो यूं भी कह सकते हो दोस्तों कि जो पूर्ण संख्याएं हैं, जो पूर्ण संख्याएं हैं इसके अंदर माइनस वाली संख्या जोड़ दो, पूर्ण संख्या बन जाएगी दोस्तों पूर्णांक। और पूर्णांक का एक मतलब और होता है कि पूरी संख्या, यानी टूटी फूटी नहीं होनी चाहिए। देखो ये चार लिखा हुआ है, तीन लिखा हुआ है, ये दो लिखा हुआ है, ये सब पॉइंटों में थोड़ी दोस्तों, यानी कि जो पूरा अंक होता है उसे अपन बोलते हैं दोस्तों पूर्णांक बोलते हैं। चलिए अपन अब पढ़ते हैं अगली वाली संख्या, परिमेय संख्या। दोस्तों आपके जो यहाँ चैप्टर है दोस्तों, वही है आपके परिमेय संख्याएं, और सबसे इंपॉर्टेंट संख्या है ये। और परिमेय संख्या की डेफिनेशन दोस्तों हम रटते हैं कि जैसे पी बटा क्यू के रूप में लिखें, वैसा लिखें, फलाना ढिंकाना, तो अपने को ऐसे याद नहीं करना, अपने को बहुत ही सिंपल तरीके से याद करना है। कैसे करते हैं दोस्तों, देखो ऐसी संख्याएं, ऐसी संख्याएं, संख्या कौन सी होनी दोस्तों, ऐसी संख्याएं जिसके अंदर एक तो होगा दोस्तों अंश, ऊपर तो होगा अंश और नीचे होगा हर, बस यही आपके डेफिनेशन है दोस्तों। यानी कि क्या कह रहा है, ऐसी संख्याएं जिसको अंश बटावा हर के रूप में लिख सके उसे अपन कौन सा क्या बोलते हैं दोस्तों, परिमेय। लेकिन इसमें एक छोटी सी चीज आपको ध्यान रखनी है, परिमेय संख्या के अंदर जो नीचे हर लिखा हो दोस्तों, यहाँ पे जीरो नहीं होना चाहिए, बाकी आप जीरो कहीं पर भी रखो कोई दिक्कत नहीं दोस्तों। तो यानी कि यहाँ मैं लिखूंगा हर के बराबर क्या नहीं होना चाहिए दोस्तों, जीरो नहीं होना चाहिए। अब देखो इसको आपकी जो परिभाषा है दोस्तों उसमें लिख के बताता हूँ कैसे बोलते हैं दोस्तों अपन,
वैसे इसकी ये डेफिनेशन आप ये लिखो तो सबसे बढ़िया है। क्या लिखो? ऐसी संख्या है जिसे अंश बटावा हर के रूप में लिखें और हर का मान क्या नहीं होना चाहिए दोस्तों? जीरो नहीं होना चाहिए। ये इसकी सबसे परफेक्ट परिभाषा है। लेकिन फिर भी अपने किताब में अगर अपन देखें तो ऐसे भी लिखी हुई है कि जिसे पी बटावा क्यू के रूप में लिखें। पी का मतलब अंश, क्यू का मतलब दोस्तों हर। पी बटा क्यू के रूप में होनी चाहिए, और दूसरा ये कह रहा है कि क्यू का मान जीरो नहीं होना चाहिए, जीरो नहीं होना चाहिए, इस तरह से। तो ये क्यू क्या है दोस्तों? हर। यानी कि मैंने जो चीज बताई है वही कि भाई इन्होंने इस तरह से लिख दी कि पी बटा क्यू के रूप में लिखें और हर का मान क्या नहीं होना चाहिए दोस्तों? जीरो नहीं होना चाहिए। अब ऐसी संख्या कौन कौन सी होती है देखो दोस्तों, वो लिखते हैं अपन। जैसे मैंने 4/3 लिखा दोस्तों, ये भी परिमेय संख्या है। मैंने 2/2 लिखा दोस्तों, ये भी परिमेय संख्या है। मैंने सिर्फ 4 लिखा दोस्तों, ये भी परिमेय संख्या है। कैसे? इसके नीचे कुछ नहीं, इसका मतलब कितना मान लिया दोस्तों? एक। ये पी बटा क्यू का रूप में हो गया। अगर मैं सिंपल एक लिखूं तो भी परिमेय संख्या है, क्योंकि इसके नीचे कुछ नहीं, इसका मतलब एक है। मैं सिंपल जीरो लिखूं दोस्तों तो भी ये परिमेय संख्या है, क्योंकि इसके नीचे कुछ नहीं, इसका मतलब कितना दोस्तों? एक है। अभी तक तो ये सारी संख्या हम लिख रहे हैं, सारी सारी दोस्तों क्या है? परिमेय संख्या है। लेकिन अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं दोस्तों, जैसे मैंने बटावा किया, नीचे जीरो लिख दूं, बस अब ये परिमेय संख्या नहीं है। अब आप ऊपर भले कुछ भी लिखो, एक लिखो, दो लिखो, तीन लिखो, ये दोस्तों परिमेय संख्या से बाहर चली जाती हैं, क्योंकि इसका आंसर दोस्तों अनंत आता है, अपरिभाषित आता है। इसीलिए दोस्तों परिमेय संख्या नहीं है। अपने को सिर्फ नीचे जीरो नहीं लिखना है, अदरवाइज जितनी सारी संख्याएं दोस्तों, वो सारी सारी क्या कहलाएगी आपकी दोस्तों? परिमेय संख्या कहलाएगी। मैं फिर कह रहा हूं दोस्तों, आप अगर इस वीडियो को पूरा देखोगे, अच्छे से देखोगे दोस्तों, तो आपके भले एक पहली क्लास से लगाकर 7वीं क्लास तक आपको कुछ भी समझ में नहीं आया हो, यहाँ से अगर आप ध्यान ध्यान से ढंग से पढ़ोगे दोस्तों, तो आपको पूरा पूरा अच्छे से समझ में आएगा, और मैथमेटिक्स से धीरे धीरे आपको डर लगना भी खत्म हो जाएगा। चलिए, अब देखो इसके कुछ एग्जांपल और लिखते हैं दोस्तों। यानी कि अगर मैं माइनस का 4/3 लिखूं ना दोस्तों, तो भी ये परिमेय संख्या है। अगर ऊपर भी माइनस लगाऊं और नीचे भी माइनस लगाऊं तो भी परिमेय संख्या है। या बीच में माइनस लगा के लिखूं 1/2 तो भी ये परिमेय संख्या है। यानी कि जितनी सारी संख्याएं हैं ऊपर और नीचे लिख सकते हैं अपन, अंश बटा हर के रूप में लिख सकते हैं, वो सारी की सारी दोस्तों क्या है? परिमेय संख्या। बस अपने को एक कंडीशन ध्यान रखनी है कि नीचे जीरो नहीं होना चाहिए। जैसे ही दोस्तों नीचे जीरो हुआ, फिर वो संख्याएं खत्म हो जाती है, वो परिमेय संख्या नहीं कहलाती, और वो कहलाती है अपरिमेय संख्या, जो अपने कोर्स में है ही नहीं, अपन उनसे उलझेंगे नहीं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं अपन आगे की तरफ। देखिए दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहाँ आती है दोस्तों, हम जो परिमेय संख्या पढ़ रहे हैं ना दोस्तों, क्योंकि अपन जब 1.1 सोल्व करेंगे, उसमें अपन को जोड़ना है, घटाना है, परिमेय संख्याओं को योग भी करना है, हर चीज समझ में आनी चाहिए। तो पहले अपने को थोड़ा सा बेसिक बेसिक पता होना चाहिए कि परिमेय संख्याओं को जोड़ते कैसे हैं। कोई संख्या बटाबटी में लिखी हो तो उसको गुणा कैसे करते हैं, कोई भी संख्या बटाबटी में लिखी हो तो उसको अपन भाग कैसे करते हैं। तो ये सारी संख्या अपने को पता होनी चाहिए। चलिए, तो सबसे पहले अपन देखते हैं परिमेय संख्याओं का योग, यानी कि परिमेय संख्याओं को मैं जोड़ते कैसे। जैसे मान लो दोस्तों, मेरे पास में 2/5 लिखा हुआ है और मुझे जोड़ना है, और यहाँ पे 3/5 लिखा हुआ है। ठीक है दोस्तों, ध्यान से देखना, मैं कुछ 2-3 एग्जांपल लूंगा, आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। अब देखो, यहाँ दोस्तों नीचे जो हर है ना, क्योंकि हम पी बटा अंश बटा हर के रूप में लिखते हैं, तो नीचे जो हर है ना दोस्तों, वो और इसका हर, देखो इन दोनों का हर दोस्तों एकदम समान है, एक जैसा दिख रहा है। ऐसी कंडीशन में क्या करना है दोस्तों? अपने को कुछ नहीं करना दोस्तों, एक लाइन खींचनी है ऐसे, और ये दोनों हर है ना दोस्तों, इसको एक बार लिख दो सीधा सीधा। अगर नीचे दोनों ही हर समान है तब की बात कर रहा हूँ, और बीच में प्लस है तब की बात कर रहा हूँ। तो आप इन दोनों को सीधा लिखो एक बार, और ऊपर जो संख्या लिखी है उन दोनों को जोड़ दो दोस्तों, इस तरह से। यानी कि कैसे लिखेंगे? 5/5, और इसको काटेंगे तो आंसर कितना आएगा दोस्तों अपने पास में? एक। इस तरह से आंसर आएगा। यानी कि नीचे हर समान होना चाहिए। जैसे इसका एग्जांपल एक और देखते हैं अपन, आपको ऐसे समझ में आ जाएगा। अभी देखो, मैंने जैसे लिखा दोस्तों यहाँ पे 4/6, और प्लस मैंने लिख दिया 9/6, इस तरह से। देखो इनका हर सेम सेम है, तो कुछ नहीं करना है, हर को अपन एक बार लिखेंगे, और इन दोनों को अपन दोस्तों जोड़ के लिख देंगे सीधा सीधा, या इस तरह से ऐसे। तो कितना जाएगा? 13/6, इस तरह से दोस्तों। ओके, अब देखो दूसरा एग्जांपल। देखो दोस्तों, अब अपन क्या करते हैं दोस्तों, जैसे यहाँ हमने जो नीचे ना दोस्तों ना, ये अगर हर हर इक्वल नहीं हो, तो फिर अपन इस परिमेय संख्याओं को कैसे जोड़ते हैं वो देखते हैं। देखो दोस्तों, जैसे मान लो मैंने एग्जांपल लिया यहाँ पे 4/, मैंने ले लिया 3, और एक मैंने दोस्तों ले लिया एग्जांपल, जैसे मान लो 5/2। अब देखो दोस्तों, यहाँ पे हर इसका हर दोस्तों और इसका हर, इन दोनों का हर दोस्तों सेम नहीं है। अब जब इन दोनों का हर सेम नहीं है, तो फिर इन दोनों संख्याओं को अपन कैसे जोड़ेंगे? वैसे आपने छठी क्लास में, 7वीं क्लास में पढ़ा होगा कि हम इसके एलसीएम लेते हैं और इसको जोड़ते हैं, सोल्व करते हैं। लेकिन दोस्तों एलसीएम डायरेक्ट लेना कैसे सीखते हैं वो देखेंगे दोस्तों। तो सबसे पहले अपन देखते हैं दोस्तों, इन दोनों का एलसीएम कैसे लेते हैं। एलसीएम लेने का छोटा सा तरीका है। देखो लघुत्तम कैसे लेते हैं दोस्तों, जो ये संख्या दिख रही है ना बड़ी वाली, इन दोनों में से सबसे पहले देखना है कि दोस्तों बड़ी कौन सी है। अब हो सकती है दो संख्या हो सकता है ऐसे तीन संख्या भी हो, तो उन तीनों में नीचे हर हर में देखना है दोस्तों कि अपने को इनमें से सबसे बड़ी संख्या कौन सी दिख रही है। तो हमें इनमें से सबसे बड़ी संख्या दिख रही है दोस्तों 3, तो अपने को 3 की टेबल बोलनी है। अपने को क्या करना है दोस्तों? 3 की टेबल बोलनी है। कितनी बार बोलनी है? जितनी हम उतनी बार बोलेंगे जितनी बार इसका भाग चला जाए। मतलब जैसे मैं 3 की टेबल बोलना चाह रहा हूँ, जैसे 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9,
इस तरह से। अब देखो, इसमें 2 का भाग जा रहा है क्या? नहीं जा रहा है। इसमें 2 का भाग जा रहा है क्या? हाँ जा रहा है। तो बस यही आपके एलसीएम होंगे दोस्तों। यानी कि जो बड़ी संख्या होती है उसकी अपने को टेबल बोलनी है और ये चेक करना है कि क्या उस संख्याओं में जो अपन टेबल बोल रहे हैं उसमें क्या 2 का भाग जा रहा है या नहीं जा रहा है, ये मतलब छोटी संख्याओं का भाग जा रहा नहीं जा रहा है ऐसा। अब जैसे इन दोनों का मेरे को दोस्तों है ना एलसीएम लेना हो, तो कैसे करेंगे दोस्तों? इसका टेबल बोलेंगे, एक बार बोले 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, यानी कि 2 बार बोलने पर 6 आ रहा है, यानी कि यहाँ पे लिख दिया मैंने 6। अब देखो, इस 6 के अंदर इस 2 का भाग भी जा रहा है। इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों कि इस इन दोनों की जो एलसीएम है ना वो दोस्तों ये 6 है। अब कैसे करेंगे? हमने इसका भाग, इसका पवाड़ा कितनी बार बोला दोस्तों? 2 बार बोला, तो 2 को इसके ऊपर वाली संख्या से इंटू करनी है, और इसका पवाड़ा कितनी बार बोला ताकि 6 आ जाए? 3 बार, तो इसको इससे ऊपर वाली संख्या से इंटू करना है। यानी कि कैसे? 3 का पवाड़ा बोलेंगे और 6 आना चाहिए, तो हम कितनी बार बोलेंगे? 2 बार। तो सबसे पहले लिखेंगे 2 इंटू, और अब ये ऊपर वाली संख्या लिखेंगे 4, फिर करेंगे प्लस, और इस 2 की टेबल बोलेंगे, 2 की टेबल बोलेंगे 6 आना चाहिए, तो कितनी बार बोलेंगे हम? 3 बार। 2 कम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 3 बार बोलेंगे। तो 3 को अपन इसके ऊपर वाली संख्या से इंटू करना है, यानी कि हमने लिखा है यहाँ पे 3 इंटू करेंगे अपन 5, इस तरह से। यानी कि अब इसको सोल्व कैसे करेंगे? 2 को 4 से इंटू करेंगे, कितना सा आएगा अपने पास दोस्तों? 8, फिर प्लस करेंगे, 3 को 5 से इंटू करेंगे, आएगा अपने पास में 15, और नीचे लिखा हुआ है 6। 5 और 8 को, सॉरी 15 और 8 को अपन जोड़ेंगे दोस्तों, वो हो जाएगा 23, और फिर अपन नीचे लिख लेंगे 6, इस तरह से। ये रहे आपके आंसर। इस तरह से अपन दोस्तों योग करेंगे। वैसे हम इसके बारे में जब क्वेश्चन सोल्व करेंगे अच्छे समझेंगे, लेकिन फिर भी आपको थोड़ा-थोड़ा नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है कि इनको जोड़ते कैसे हैं, इनको घटाते कैसे हैं। अब देखते हैं इसका अगली स्टेप। अगला है इसको घटाना। घटाना कैसे? घटाते कैसे? जैसे जैसे दोस्तों अपन जोड़ते हैं ना दोस्तों, वैसे ही क्या वैसे ही घटाते हैं। कैसे? जैसे मान लो यहाँ पे लिखा हुआ है 4/5 लिखा हुआ है दोस्तों, और यहाँ लिखा हुआ है 3/5 लिखा हुआ है, बस। तो नीचे देखो हर दोनों का सेम सेम है, तो क्या करेंगे? जब हर दोनों का सेम सेम होता है दोस्तों, तो अपन हर को सिर्फ लिखते हैं यहाँ पे एक बार, और ऊपर वाली संख्या को ऐसे-ऐसे लिखते हैं। कैसे? 4 माइनस 3, और सामने लिखेंगे अपन दोस्तों 1। 4 में से कितना गया दोस्तों? 3, तो कितना बच गया अपने पास में? 1, और फिर बटा हुआ करेंगे अपन दोस्तों 5, इस तरह से। ठीक है दोस्तों? अब जैसे देखो जिनका हर अगर सेम नहीं हो, तो फिर ऐसे अपन कैसे घटाएँगे? वही एग्जांपल जो हमने पहले लिया था। यहाँ मैं लिख रहा हूँ दोस्तों 4, और फिर यहाँ मैं नीचे मेरे हिसाब से लिख देता हूँ, मैं 6 लिख देता हूँ। ठीक है दोस्तों? और फिर करता हूँ माइनस, और अब मैं यहाँ लिख रहा हूँ यहाँ लिख देते अपन 2, और बटा मैं यहाँ लिख देता हूँ दोस्तों 7 लिख देता हूँ, इस तरह से। अब मुझे इसको सोल्व करना हो तो कैसे करेंगे देखो। अब मुझे इस 6 के और इस 7 के लघुत्तम लेने हैं। तो लघुत्तम कैसे लेंगे दोस्तों? मैंने अभी बताया, आप इस बड़ी वाली संख्या की टेबल बोलो और इसका भाग जाना चाहिए। तो 7 की टेबल बोले, 7 एकम 7, मतलब 1 7 7, 2 7 लिखेंगे 14, फिर लिखेंगे 21, फिर लिखेंगे 28, फिर लिखेंगे 35, और फिर लिखेंगे 42। अब देखो, क्या इसमें 6 का भाग जाता है क्या दोस्तों? नहीं। क्या इसमें 6 का भाग जाता है क्या? नहीं। क्या इसमें 6 का भाग जाता है? नहीं। इसमें नहीं, इसमें नहीं, इसमें नहीं, यानी कि इसमें जाता है। सॉरी, इसमें जाता है, यानी कि हम इस बड़े वाले की टेबल बोलो, इस बड़े वाले की टेबल बोलनी, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 तिया 21, 7 चौके 28, 7 पंजे 35, 7 छंग 42, यानी कि इसके अंदर देखो 6 का भी जाता है और 7 का भी जाता है। इसका मतलब इसका एलसीएम कितना है दोस्तों? 42। अब ये अपन डायरेक्ट बोल सकते हैं हाथ पे, इस तरह से हाथ पे बोल के भी अपन इसको आराम सोल्व कर सकते हैं। तो दोस्तों अब क्या करेंगे अपन इसके अंदर? अब देखो, मैं इसकी टेबल कितनी बार बोलूंगा दोस्तों? इसकी टेबल बोलूंगा तो मैं 7 बार। तो फिर इसके ऊपर वाली संख्या से इंटू करना है। तो पहले लिखो इसके ऊपर वाली संख्या, फिर करना है अपने को इंटू, और हम कितनी बार बोल रहे थे? 7 बार, तो फिर 7 को यहाँ लिखना है, फिर करना है माइनस। अब इस 7 की टेबल बोलनी है और 42 आना चाहिए, तो इस 7 की टेबल में कितनी बार बोलूंगा दोस्तों? 6 बार। तो 6 को इसके ऊपर वाली संख्या से इंटू करना है, यानी कि मैं लिखूंगा 2 इंटू 6, यहाँ लिखेंगे ऊपर हो जाएगा 7 चौक 28, फिर करेंगे 6 दूनी 12, और यहाँ हो जाएगा दोस्तों 42, और इसको सोल्व करेंगे कितना सा आएगा दोस्तों? ऊपर तो हो जाएगा अपने पास में 16, और नीचे हो जाएगा दोस्तों अपने पास में 42, इस तरह से। आया समझ में? चलो ठीक है। यानी कि हम घटाते भी वैसे ही हैं जैसे अपन जोड़ते हैं, सिर्फ जोड़ते समय वहां जोड़ना रहता है और यहाँ घटाते समय अपने को घटाना रहता है। ठीक है दोस्तों? चलिए अब देखते हैं इनका गुणा। परिमेय संख्याओं का गुणा कैसे करते हैं, यानी कि जो संख्या बट्टा-बट्टी में लिखी हो दोस्तों, अंश और हर में लिखी हो दोस्तों, उसको अपन घटाते कैसे हैं वो देखना है अपने को, सॉरी गुणा कैसे करते हैं वो देखना है। गुणा कैसे करेंगे दोस्तों? जैसे मेरे पास में 3/2 लिखा हुआ है और मुझे इंटू करना है 4/5 से, तो कैसे करेंगे? ऊपर वाली संख्या को ऊपर वाली संख्या से इंटू करना है, और नीचे वाली संख्या को नीचे वाली संख्या से इंटू करना है। कैसे? 3 को अपन 4 से इंटू करेंगे, कितना गया अपने पास में? 12, और इस 2 को 5 से करेंगे, कितना गया अपने पास में दोस्तों? 10, इस तरह से। जैसे एक एग्जांपल और लेके देखते हैं अपन, जैसे जैसे मुझे 6/5 को इंटू करना है दोस्तों 7/8 से इंटू करना है, तो कैसे करेंगे? इस 6 को 7 से इंटू करेंगे। इंटू में सबसे सिंपल है, ऊपर वाले को ऊपर वाले से इंटू कर दो सीधा, ये हो गया अपने पास में 42, और नीचे वाले को नीचे वाले से इंटू करो सीधा, यानी कि 8 छंग सॉरी 8 पंजे 40, इस तरह से। कोई लोड नहीं है, इंटू में सबसे सिंपल तरीका। ठीक है दोस्तों, आगे समझ में? इंटू कैसे करेंगे दोस्तों? ऊपर वाले को ऊपर वाले से इंटू करेंगे, नीचे वाले को नीचे वाले से इंटू करेंगे। ठीक है दोस्तों, अब अपन चलते हैं अगला। अगले स्टेप है अपने पास दोस्तों भाग, यानी कि जब परिमेय संख्या आ जाए दोस्तों, तो अगर परिमेय संख्याओं का भाग आ जाए तो फिर हम भाग कैसे सोल्व करेंगे? तो जैसे देखो यहाँ पे लिखा हुआ है कि 2/3 एक परिमेय संख्या लिखिए, मुझे इसमें दोस्तों भाग देना है 4/5 का।
इस तरह से मुझे इसमें भाग देना है। तो भाग कैसे देते हैं दोस्तों? कुछ नहीं करना दोस्तों, यहाँ पे जो भाजक लिखा हुआ है ना, अगर मैं यहाँ पे इंटू लिख दूं तो फिर आप इसको आराम से सोल्व कर पाओगे। बोलो हाँ या ना? ठीक है। देखो यहाँ क्या करेंगे अपन, यहाँ पे अपन करेंगे दोस्तों, यहाँ पे जैसे 2/3 लिखा हुआ है, अब मैं इसको इंटू में कन्वर्ट कर रहा हूँ। इंटू में मैं मेरी मर्जी से कन्वर्ट तो नहीं कर सकता, लेकिन अगर मैं इसको इंटू में कन्वर्ट करूंगा तो ये पीछे वाली संख्या उल्टी हो जाती है। मतलब 5 को लिखना है ऊपर की तरफ और 4 को लिखना है नीचे की तरफ, यानी कि 5 चला जाएगा दोस्तों ऊपर और 4 आ जाएगा नीचे, इस तरह से। यानी कि अब आपको एक चीज समझ में आई, जब भी भाग दे रखा हो तो उसको सोल्व तो इंटू के जैसे ही करना है, लेकिन इसके पीछे वाली जो भी संख्या होती है ना दोस्तों, उसको क्या करना है, उलट देना है। आया समझ में? अब इसको इंटू ऊपर वाले संख्या से ऊपर वाले संख्या से करते हैं और नीचे वाले को नीचे वाले से करते हैं। यानी कि 2 को मैं 5 से इंटू करूंगा तो दोस्तों आएगा 10, और मैं 3 को 4 से इंटू करूंगा तो कितना आएगा दोस्तों 12। इस तरह से ये रहे आपके आंसर। एक एग्जांपल और लेके देख लेते हैं। देखिए, जैसे अगर मैंने आपसे कहा है कि मुझे 4/5 का में भाग देना है, किसका देना है, जैसे 9/11 का भाग देना है, तो कैसे देते हैं भाग दोस्तों? इसको इंटू में कन्वर्ट करो, यानी कि 4/5 इंटू अपन करेंगे दोस्तों 11/9, इस तरह से। अब देखो, ऊपर वाले को ऊपर वाले से इंटू करेंगे तो 44 आ जाएगा, और इसको इससे इंटू करेंगे कितना आएगा आपके पास में, 9 5 45, यानी यहाँ पे इस तरह से दोस्तों। आया समझ में? ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं अपन थोड़ा सा आगे। दोस्तों मैं आपको यहाँ एक चीज बताना चाहूंगा, चिन्ह, यानी कि अपन दोस्तों वैसे मुझे पता है कि अपन चिन्हों में बहुत कंफ्यूज होते हैं, बहुत ही कंफ्यूज होते हैं। जैसे मैं आपसे कहूं कि ये प्लस का 2 है दोस्तों और ये प्लस का 2 है, इन दोनों को जोड़ने पर कितना आंसर आता है दोस्तों? 4 आंसर आता है। लेकिन यही मैं आपसे अगर ऐसा पूछ लूं कि माइनस का 2 और माइनस का 2 कितना होता है दोस्तों, तो फिर आप क्या बताओगे दोस्तों? एक चीज आपको ध्यान रखनी है, इनको सोल्व करने के लिए आपको, देखो अभी मैं यहाँ समझाऊंगा ना तो आपको थोड़ा सा यूं लगेगा ये क्या समझ में आ रहा है, लेकिन अगर आप एक चीज ध्यान रखोगे ना दोस्तों, तो आपको ये सारी चीजें एकदम से अच्छे से क्लियर हो जाएगी। कैसे? देखो, आपको ये चीज ध्यान रखनी है, अगर सेम सेम चिन्ह है तो वो जुड़ेंगे, और अलग अलग चिन्ह है तो वो घटेंगे। बस इतना सा आपको याद रखना है। मैंने क्या बोला, वापस बोल रहा हूँ, सेम सेम चिन्ह है तो जुड़ेंगे, चाहे प्लस हो चाहे माइनस हो, दोनों ही सेम चिन्ह है तो वो जुड़ेंगे। लेकिन अगर एक प्लस का है और एक माइनस का, तो हमेशा घटाओ, कोई दिक्कत नहीं, हमेशा घटाओ। जैसे अब देखो, यहाँ तो मैंने लिखा जैसे 3 और +2 लिख दिया, बताओ ये दोनों चिन्ह किसके? ये भी प्लस का है और ये भी किसका दोस्तों? प्लस का है, यानी कि मैं सीधा 5 लिख दूंगा। अगर ये यहाँ पे ऐसा लिखा होता 3 -2, देखो ये तो है संख्या प्लस की और ये है दोस्तों माइनस की, यानी कि अब मैं इसको घटाऊंगा तो बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घट जाती है, यानी कि 3 में से 2 चला जाएगा, कितना बचेगा अपने पास में? 1। नहीं समझ में आया तो समझो, ये बड़ी संख्या किसकी है? प्लस की, और ये माइनस की, तो प्लस वाले और माइनस वाले तो कट गए, अब बच्चा किसका अपने पास में? 3 बचा, वो भी किसका? प्लस का। सॉरी, 3 में से 1 किसका बचा? प्लस का बचा, इस तरह से। और एग्जांपल लेके देखते हैं, कोई दिक्कत नहीं। जैसे मैंने यहाँ पे माइनस का 3 लिखा है और यहाँ प्लस का 2 लिखा है, अब बताओ आपके हिसाब से क्या होना चाहिए? मैंने अभी कहा दोस्तों कि अगर एक संख्या प्लस की है और एक माइनस की है, हमेशा बाकी करो, हमेशा घटाओ उसको। यहाँ भले ऐसा आपको लग रहा है कि जोड़ना है, नहीं जोड़ना है, यहाँ हमेशा अपन घटाएंगे। कैसे? ये संख्या है माइनस की और ये है प्लस की। अब देखो, 2 में से 3 जाने से रहे, 3 में से ही 2 जाएंगे, तो बच्चे कितने अपने पास में? 1। अब बताओ ये प्लस का बचेगा या माइनस का? कैसे पता करेंगे? जो संख्या बड़ी होती है, ये देखो ये माइनस का 3 लिखा हुआ है दोस्तों, तो माइनस के 3 बड़े हैं, मतलब इसमें से जो माइनस के, यूं यूं समझो आप, यहाँ पे माइनस के 3 थे, उनमें से प्लस के 2 तो चले गए, मतलब माइनस के 2 जो थे उस कट गए और बचा किसका अपने पास में? माइनस का बच गया, इस तरह से। तो यूं समझ सकते हैं, जैसे माइनस का ये 1 था, ये माइनस का 1 था, ये माइनस का था, और ये 2 प्लस के 1 थे, तो इससे ये कट गया, बचा किसका अपने? ओनली 4, माइनस का 1 बचा, इस तरह यूं समझ सकते हैं। या फिर आप सीधा सीधा समझो कि जिसकी संख्या बड़ी होती है वही उसी का आंसर आता है, ऐसा। अब जैसे मैं इसको यूं लिखूं, जैसे यहाँ पे लिख दिया मैंने 2 और माइनस का 3 कर रहा हूँ दोस्तों, ठीक है, और फिर यहाँ पे प्लस का लिखा हुआ है और ये माइनस का लिखा हुआ है। अब हालांकि यहाँ पे अपन चिन्ह नहीं देखते हैं, आगे चिन्ह प्लस का नहीं लगाया जाता है, लेकिन फिर भी मैं बता रहा हूँ, अगर आपको ऐसा लगा हो तो। अब इसको कैसे सोल्व करेंगे दोस्तों? देखो, इसको सोल्व करेंगे अपन, देखो अब आपको बताया ये संख्या किसकी है दोस्तों? प्लस की, और ये किसकी दोस्तों? माइनस की। अपने कुछ नहीं करना है, एक प्लस दिख गया एक माइनस दिख गया, सीधा सा बाकी करना है। तो बाकी करेंगे तो 2 में से 3 जाने से रहे, 3 में से ही 2 जाएंगे, तो यहाँ कितना बचेगा दोस्तों अपने पास में? 1। तो इन दोनों में से बड़ी संख्या कौन सी है बताओ? बड़ी संख्या ये है, और इसके आगे कौन सा चिन्ह है? माइनस का, तो यहाँ आंसर भी किसका लेंगे? माइनस, माइनस का, ऐसा। यानी कि मुझे एक चीज समझ में आई, अगर दोनों ही सेम सेम चिन्ह वाले हैं, देखो ये दोनों प्लस प्लस वाले हैं तो भी जोड़ेंगे, और दोनों अगर माइनस माइनस वाले हैं दोस्तों तो भी इनको जोड़ना है। माइनस के दो जोड़ेंगे तो सही, लेकिन चिन्ह किसका रहेगा? माइनस का, माइनस का ही रहेगा। आप भले यूं समझ सकते हैं, अगर मैं आपसे पूछूं कि 2 लड़के और 2 लड़के कितने लड़के होते हैं, तो आप बोलोगे 4 लड़के, मतलब ये लड़कों लड़कों की बात हो रही है। मैं कहूं कि 2 लड़कियां और 2 लड़कियां कितनी होती है? 4 लड़कियां होती है, मतलब लड़कियां लड़कियां दिख रही है आपको, मतलब सेम सेम दिख रही है, ये इसको ये लड़की समझो, यानी कि ये लड़की समझो, यानी ये लड़की है और ये भी लड़की है, या यूं समझो कि 2 लड़कियां और 2 लड़कियां कितनी लड़कियां होगी? 4 लड़कियां होगी। यूं थोड़ी कह सकते हैं कि 2 लड़कियां और 2 लड़कियां मिलके एक लड़का बना देगी,
पॉसिबल नहीं है। यानी कि माइनस के दो और टोटल मिलते हैं दोस्तों -4। सेम चिन्ह वाले हमेशा जुड़ते हैं, या फिर यूं कह सकते हो कि सेम सेम जो भी होता है उसको जोड़ सकते हैं अपन आराम से इस तरह से। यूं कह सकते हैं जैसे इसको लाल गेंद पकड़ो, तो ये माइनस के दो लाल गेंदे, यानी कि दो लाल गेंदे हैं, ये भी दो लाल गेंदे, तो टोटल कितनी लाल गेंद हो जाएगी दोस्तों? 4 लाल गेंद हो जाएगी इस तरह से। तो इसको लाल रंग समझो, ये भी लाल रंग है और ये भी लाल रंग समझे, तो दो लाल रंग की गेंदे और दो लाल रंग की गेंदे कितनी लाल रंग की हो जाएगी? 4 लाल की, यूं समझो। तो अब आपको एक चीज समझ में आ गई कि अगर सेम सेम चिन्ह होता है दोस्तों तो वो जुड़ते हैं और चिन्ह वो कवर रहता है। ठीक है दोस्तों, चलिए अब चलते हैं आगे की तरफ। दोस्तों आपके कुछ इसके अंदर नियम है, कुछ नियम है, उन नियमों को समझना बहुत ही जरूरी है, तभी अपन एक पॉइंट एक आराम से सोल्व कर पाएंगे। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं समृद्ध। समृद्ध का मतलब क्या होता है दोस्तों, वो समझो। जैसे मैंने कोई संख्या लिखी, प्राकृत संख्या, ये मैं बात कर रहा हूँ प्राकृत संख्या की। दोस्तों ध्यान से समझना, ये काम की चीज है दोस्तों, है ना। ये आपके एक्सरसाइज 1.1 में वापस पूछ रखा है, इसीलिए मैं इन सारे कॉन्सेप्ट को पहले क्लियर करवा रहा हूँ ताकि आपको समझने में आसानी रहे। अब देखो दोस्तों, प्राकृतिक संख्या देखते हैं। प्राकृतिक संख्या जैसे एक होती है, दो होती है, तीन होती है, चार होती है, पांच होती है, छह होती है, ऐसे चलती जाती है। अब समृद्ध नियम यूं कहता है दोस्तों, अगर आपने कोई दो संख्या उठाई है, जैसे एक संख्या मैंने ये ली है और एक संख्या मैंने ये ली है, और मैं इन दोनों को जोड़ रहा हूँ, जोड़ने पर कितना आंसर आता है? एक और दो को मैं जोड़ू, आंसर कितना आता है दोस्तों अपने पास में? 3 आंसर आता है। यानी कि अब मुझे बताओ, मैंने एक कहां से लिया? प्राकृतिक संख्या में से लिया। दो मैंने कहां से लिया? प्राकृतिक संख्या में से लिया। तो इन दोनों को जोड़ने पर जो 3 आ रहा है वो भी किस में आ रहा है? प्राकृतिक संख्या में आ रहा है। यानी कि ये जो जोड़ है किसके लिए? प्राकृतिक संख्याओं के लिए समृद्ध नियम का पालन करती हैं। या फिर अब एक एग्जांपल और देखते हैं, ये तो हो गया जोड़ने के लिए। अब अगर अपन घटाते तो देखना, जैसे मैं इसी की बात करता हूँ, ये मैंने एक ले लिया और ये मैंने दो ले लिया। अब देखो मैं घटा रहा हूँ, तो मैं एक में से दो घटाऊंगा, क्या एक में से दो जाता है क्या? नहीं, दो में से एक जाएगा। दो में से एक कितना बचेगा? एक। लेकिन संख्या किसकी बड़ी दोस्तों? माइनस की, इसीलिए इसके आंसर भी कितने आएंगे? माइनस के। अब देखो, ये एक हमने किस में से लिया था दोस्तों? प्राकृत संख्या में से। दो हमने किस में से लिया दोस्तों? प्राकृत संख्या में। लेकिन ये आया क्या? -1। क्या -1 प्राकृतिक संख्या है? नहीं, ये -1 तो पूर्णांक है दोस्तों। ये क्या है? पूर्णांक है। मतलब घटाव के अंदर समृद्ध नियम पालन नहीं करता है। किसके अंदर नहीं करता है? प्राकृतिक संख्याओं के अंदर। इसी तरह से अपन अगर गुणा करके देखें, तो गुणा क्या करेंगे? जैसे मैंने एक ले लिया, इंटू करेंगे अपन दो से, तो कितना आंसर आया अपने पास में? दो। यानी कि मैं एक को दो से इंटू करूं, एक भी प्राकृतिक संख्या है, दो भी प्राकृतिक संख्या है, और आंसर भी कितना आ रहा है? प्राकृतिक संख्या। यानी कि यूं समझो कि हम कोई दो संख्या लें, उसको जोड़ें, उसको घटाएं, उसको इंटू करें, उसको भाग करें, अगर वही संख्या मतलब उन्हीं संख्या में वापस आ जाती है, तो उसे अपन बोलते हैं समृद्ध नियम। प्राकृतिक संख्या में से ही लेवें और आंसर भी अगर प्राकृतिक संख्याओं में ही आए, इसका मतलब वो नियम कौन सा कहलाता है दोस्तों? समृद्ध नियम कहलाता है। और इसको अपन जब क्वेश्चन सोल्व करेंगे दोस्तों, हम उसको अच्छे से वहां समझेंगे। अगला नियम है दोस्तों क्रम विनिमयता। क्रम विनिमयता का मतलब क्या होता है दोस्तों? ये सबसे सिंपल नियम है, देखो कैसे। जैसे मैंने यहाँ लिखा है दोस्तों 2 × 3 × 4 इस तरह से, और इधर मैंने लिखा है दोस्तों 4 × 3 × 2 इस तरह से। देखो अब यहाँ क्या कर रहा हूँ दोस्तों, इनका क्रम देखो, इनका क्रम है 2 × 3 और 3 × 4। यानी कि पहले मैं 2 को 3 से इंटू करूंगा तो यहाँ आएगा 6, और फिर मैं इस 6 को इंटू करूंगा 4 से, यानी कि 6 चौका 24। ठीक है दोस्तों, यहाँ देखो, पहले मैं यहाँ पे 4 को 3 से इंटू करूंगा, यहाँ कैसे करा था? 2 को 3 से करा था। अब मैंने क्रम चेंज कर दिया, यानी कि मैं अब 4 को किसे इंटू करूंगा दोस्तों? 3 से, तो यहाँ लिखूंगा मैं 12, और फिर मैं 12 को किसे इंटू करूंगा? 2 से, यानी कितना गया दोस्तों अपने पास में? 4। क्रम विनिमयता का मतलब होता है आप उसके अंदर क्रम चेंज करो, फिर भी आंसर वो क्यों आए। जैसे अब मैंने यहाँ लिखा है 1 + 2 + 3, अब ये इस क्रम में लिखे हुए हैं और मैं इसका क्रम चेंज कर रहा हूँ, पहले मैं 3 लिख देता हूँ, फिर मैं 1 लिख देता हूँ, फिर 2 लिख देता हूँ, मैंने क्रम चेंज कर दिया। अब देखो इन दोनों को पहले जोड़ेंगे तो आंसर आएगा अपने पास में 3 और +3, और यहाँ मैं इसका क्रम चेंज कर रहा हूँ, यानी कि अब मैं 3 और 1 को जोड़ रहा हूँ। तो यहाँ तो अपन 1 और 2 को जोड़ रहे थे, यहाँ हम 3 और 1 को जोड़ रहे हैं, कितना आंसर आया अपने पास में? 4, और फिर अब इसके अंदर जोड़ेंगे 2, तो इधर भी आंसर आया दोस्तों 6, इधर भी आंसर आ रहा है 6, इस तरह से। यानी कि क्रम विनिमयता का मतलब होता है हम उसका क्रम चेंज करें, फिर भी आंसर वो के वो आवे, तो अपन उसे बोलते हैं क्रम विनिमयता का। समझ में आया? पहले समृद्धता का मतलब किसी भी संख्याओं में से जो संख्या उठाएंगे, अपन दो संख्या लेंगे, उसको जोड़ेंगे, घटाएंगे, कुछ भी करेंगे, अगर उसी में वापस आंसर आ जाता है तो वो समृद्ध है। क्रम विनिमय का मतलब संख्या तो सेम रहेगी, ये वाली संख्या ये वाली संख्या सेम है, लेकिन इसको क्रम चेंज कर देंगे, यानी कि आगे पीछे कर देंगे, तो उसका आंसर भी अगर सेम आए तो उसमें भी क्रम विनिमयता का नियम लागू होता है। अगला नियम देखते हैं, साहचर्यता। साहचर्यता का मतलब क्या है दोस्तों? इस बार हम क्रम चेंज नहीं करेंगे, जैसे मैंने 1 × 2 × 3 लिखा है, और इधर भी मैंने 1 × 2 × 3 लिखा है। साहचर्यता का मतलब दोस्तों होता है
साहचर्यता यानी साथ में, पहले मैं इन दोनों को इंटू करूंगा फिर इससे इंटू करूंगा। देखो इधर क्रम चेंज नहीं किया, अब मैं क्या करूंगा दोस्तों, अब मैं इन दोनों को इंटू नहीं करूंगा, मैं इन दोनों को इंटू करूंगा। यानी कि अगर मैं एक को 2 से इंटू करूँ तो 2 आता है, और इंटू करेंगे अपन 3 से तो कितना आंसर आया 6। अब इसमें देखो, इसमें क्या करूं दोस्तों, क्रम तो वो का वही है, लेकिन मैंने अब इंटू करने का तरीका चेंज कर दिया। पहले मैं पीछे इन दोनों को इंटू करूंगा 6, और फिर इसको 1 से इंटू करूंगा, यानी कि 6 इस तरह से। आप समझे, आप समझे क्या, यूं देखो, अगर अपन क्रम वो का वो रखें, इन दोस्तों इन संख्याओं का क्रम अगर वही रखें अपन, जैसे 2 × 4 × 5, हम क्रम तो वही रखें, इधर भी क्रम वही रखें 2 × 4 × 5, लेकिन इंटू करने में अपन चेंज कर दें। जैसे पहले इनको इंटू करें बाद में इसको इंटू करें, इधर पहले इसको इंटू करें फिर बाद में इसको इंटू करें, क्रम तो हमने वही रखा। अब देखो 2 से 4 से इंटू करेंगे तो 8 × 5 करेंगे, इधर भी सेम 2 इंटू क्या करेंगे, 4 को 5 से इंटू करेंगे इतना आएगा 20, इधर हो जाएगा 8 × 5 = 40, और इधर भी दोस्तों हो जाएगा अपने पास में 8 × 5 = 40 तरह से। यानी कि हमने इसमें क्रम चेंज नहीं किया, सिर्फ गुणा करने का तरीका चेंज किया है, पहले इनको अलग किया फिर इनको अलग किया। यानी कि अब देखो, ये नियम आपके लिए इंपॉर्टेंट है और आपके क्वेश्चन में भी है। समवृत्त पूछे तो समवृत्त के अंदर हम कोई भी संख्या लेंगे 2, और अगर जोड़ने घटाने पर अगर वही संख्या वापस आ जाए, उसी में से आ जाए तो समवृत्त है। क्रम विनियमित का मतलब हम क्रम चेंज करें और उसको जोड़े घटाएं भाग दें फिर भी कोई फर्क नहीं पड़े तो उसे अपन बोलेंगे क्रम विनियमितता। साहचर्यता का मतलब हम क्रम तो चेंज नहीं करेंगे, लेकिन लेकिन हम इनको अलग अलग तरीके से गुणा करेंगे, अगर आंसर एक ही आता है तो होता है इसके अंदर बच्चों साहचर्यता। अब देखो बच्चों, मैंने आपको इस क्लास के अंदर काफी कुछ बेसिक सिखाने की कोशिश करी है कि परिमेय संख्याओं को जोड़ते कैसे हैं, परिमेय संख्या को इंटू कैसे करते हैं, परिमेय संख्या को गुणा कैसे करते हैं, कुछ कुछ नियम हैं, परिमेय संख्या किसे कहते हैं। ये बच्चों बहुत ही स्पेशल आपके लिए क्लास है दोस्तों। आप इसको बिना, अगर आपने यहाँ तक पहुंच गए हैं तो अब आप अगर इसको एक्सरसाइज 1.1 पढ़ेंगे ना दोस्तों, तो आपको अच्छे समझ में आएगी, इसकी गारंटी मेरी। तो फिर मिलते हैं अपन अगले क्लास के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।